हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास 9th का आपका इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, इसी के एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले 2-3 दिन में ही यानी कि 5 मार्च 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का और 6 मार्च 2026 को इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का आपका इंग्लिश का जो फाइनल एग्जाम है बच्चों, एनुअल एग्जाम जिसे वार्षिक पेपर भी कहते हो, ये होने वाला है। तो आप सभी के 5 और 6 तारीख के पेपर के लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, और वो भी सॉल्यूशन के साथ में। जी हाँ बच्चों, इससे पहले एक सैंपल पेपर हमने आपको करवा दिया था, अब ये हमारा दूसरा सैंपल पेपर होगा बच्चों। ठीक है, तो फटाफट से चलो हम पेपर का पैटर्न समझ लेते हैं। पेपर में 3 सेक्शन होंगे आपके। सेक्शन ए रहेगा आपका बच्चों रीडिंग का 20 मार्क्स, सेक्शन बी रहेगा राइटिंग स्किल और ग्रामर का 20 मार्क्स, और सेक्शन सी होगा लिटरेचर का 40 मार्क्स का। अब सुनो, ये जो हमारी आज की वीडियो है सैंपल पेपर सेकंड के, ये हमारी है पार्ट 1 की वीडियो बच्चों। जी हाँ, और इस पार्ट 1 में हम अपने 2 सेक्शन पूरे करेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन नंबर बी। अब सेक्शन ए क्या है बच्चों, तो ये रीडिंग का है। रीडिंग के अंदर आपके 2 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 होगा आपका नॉर्मल पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन होगा केस बेस्ड पैराग्राफ, तो आपको हम इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे। फिर डिस्कस करेंगे सेक्शन बी इसी वीडियो में, जो कि रहेगा आपका ग्रामर और राइटिंग का। तो ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं उनसे कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे सॉल्यूशन होता है, सारे की सारी चीजों को आंसर के साथ में अच्छे से समझाऊंगा। फिर बात करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग की, या फिर डिस्क्रिप्टिव आपका जो पैराग्राफ राइट होता है कैसे करना होता है, डायरी एंट्री बढ़िया से बढ़िया तरीके से कैसे लिखनी होती है जिसे पूरे नंबर मिले, और स्टोरी राइटिंग कैसे लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो कुल मिला के आप ये मानो कि इस पार्ट 1 की वीडियो के अंदर हम इन सभी टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली वीडियो होगी पार्ट 2 की, उस पार्ट 2 के अंदर आपके सेक्शन सी लिटरेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको बता देंगे पार्ट 2 में। ठीक है, तो बच्चों पार्ट 2 की वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो भी हम आपको 8 से लेकर के 10, ठीक है, हम जो भी आपको 8 से लेकर के 10 सैंपल पेपर करवा रहे हैं बच्चों, उनकी वीडियोस के लिंक भी आई बटन में मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट के अंदर, तो चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बाकी आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो देखने के बाद में तो लाइक जरूर करिएगा। लाइक का एम है बहुत छोटा सा 5999 का, नहीं 99 का, ठीक है 599, तो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कमेंट बॉक्स में बच्चों अपना फीडबैक देके जाइएगा। ठीक है, तो रेडी हो बच्चों आज के पार्ट 1 की वीडियो को समझने के लिए, पार्ट 1 सेक्शन ए और बी पूरा करने के लिए? जल्दी बोलो बच्चों, तैयार हो? तो चलिए शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए रीडिंग का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है और ये रहेगा 20 मार्क्स का। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि रीड दी पैसेज गिवन बिलो, एंड ये रहेगा आपका 10 मार्क्स का। अब देखो पैसेज हमारा कुछ इतना बड़ा रहेगा, इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपसे, कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन, कुछ 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक इसी तरीके से हमारा सेकंड वाला जो पैसेज है ये रहेगा, बट ये जो है ना 10 नंबर का तो है, बट ये थोड़ा केस बेस्ड होगा जिसमें डेटा वगैरह आपको थोड़ा देखने को मिलेगा। इससे भी एमसीक्यू होंगे और 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। फिर हमारा सेक्शन भी रहेगा, ठीक है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामेटिकल पार्ट का, तो ये भी आपको भी समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस पेपर के सेक्शन ए की शुरुआत हो चुकी है, पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। मेरे साथ आप भी पढ़िएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट is a crucial skill that helps individuals stay organized, productive and stress free। यानी कि समय का प्रबंधन के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्किल है, क्रूशियल स्किल है बच्चों, जो कि एक व्यक्ति को ऑर्गेनाइज रखती है, ठीक है, और उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है और साथ ही चिंता मुक्त करती है। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग टास्क टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल टाइम। जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो ये हमें अपने कार्यों की योजना बनाने में मदद करती है और साथ ही साथ हमें कौन से काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए उसमें भी मदद करती है। पीपल हु मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली कैन कंप्लीट देयर वर्क ऑन शेड्यूल वाइल ऑल्सो मेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना बच्चों, तो हम अपना काम बहुत आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ हमारे पास रिलैक्सेशन के लिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी टाइम बचा होता है।
ठीक है, जैसे स्टडी आप करते हो ना, तो इसमें भी आप एक अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट करो। अभी तो एग्जाम चल रहा है ना, तो अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करो, आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, चिंता मत करो। आगे, वन ऑफ द की बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज इंक्रीज्ड इफिशियंसी। समय प्रबंधन का एक मुख्य लाभ क्या होता है कि हमारी जो काम करने की इफिशियंसी होती है, दक्षता, उसको बढ़ा देती है। व्हेन टास्क आर प्लान्ड, इंडिविजुअल्स कैन फोकस बेटर एंड अवॉइड डिस्ट्रक्शन। जब हमारे पास में हमारे टास्क, हमारे काम को हमने प्लान कर लिया है, हमें ये करना है, तो हम एकदम फोकस हो पाएंगे और बिना किसी डिस्ट्रक्शन के काम को कर पाएंगे। इट ऑल्सो रिड्यूस प्रोक्रास्टिनेशन, अलाउिंग पीपल टू मीट डेडलाइंस विदाउट लास्ट मिनट स्ट्रेस। ठीक है, जब हम प्लान करते हैं ना बच्चों, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो इससे एक वो होती है ना प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि अपने काम को कल पे टाल देना, तो हम वो नहीं करते। ठीक है, और जो लास्ट मिनट का डेडलाइन जैसा होता है ना कि अब तो करना ही है, करना ही करना ही है, तो उससे भी बच जाते हैं। एडिशनली, टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स इन बैलेंसिंग वर्क, स्टडीज एंड पर्सनल लाइफ, इंश्योरिंग ओवरऑल वेलबींग। एक तरीके से समय का जो प्रबंधन है बच्चों, ये हमारे अध्ययन के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और साथ ही साथ हमारे समग्र कल्याण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे अगला क्या कहता है बच्चों। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स, मेकिंग टू डू लिस्ट्स एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन सच एज एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, एक जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होता है ना बच्चों, एक प्रभावी समय प्रबंधन, इससे हम अपने लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग ना करें, ऐसे जो डिस्ट्रैक्शन है उससे बच सकते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स टेकिंग ब्रेक्स एंड रेगुलर इंटरवल्स टू मेंटेन फोकस एंड एनर्जी लेवल्स। यानी कि इसके अंदर ना, जब हम टाइम मैनेज करते हैं ना बच्चों, तो इसमें हम अपने छोटे छोटे ब्रेक्स को भी तय कर सकते हैं, इंटरवल ले सकते हैं, जिससे हमारी एनर्जी फोकस जो है ना मेंटेन बना रहेगा। सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स ऑफ्टन फॉलो अ डेली रूटीन एंड स्टिक टू देयर शेड्यूल्स। ठीक है, जितने भी सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं ना, सफल व्यक्ति, महान व्यक्ति, वो अपना एक दिन, जो दैनिक दिनचर्या होती है, उसका पालन करते हैं। ठीक है, और हमेशा अपने शेड्यूल से लगे रहते हैं, उसमें उसी से करते रहते हैं। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, पुअर टाइम मैनेजमेंट कैन लीड टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी, लो प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज स्ट्रेस। आज की इस तेज रफ्तार भरी दुनिया में समय के प्रबंधन के अवसर से चूक जाने से लोग अपनी उत्पादकता खो रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है। बाय डेवलपिंग गुड टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स, people can achieve their goals effectively, efficiently and lead a more organized and fulfilled life। जब हम समय प्रबंधन की अच्छी आदत को विकसित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर पाते हैं और अधिक व्यवस्थित और संतुष्ट जीवन भी जी सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब हम एमसीक्यू करेंगे। सारे बच्चे एमसीक्यू का आंसर करें मुझे, ठीक है, या मन ही मन सोचें। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बच्चों, टाइम मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है बच्चों, टू प्लान एंड प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिवली, यानी कि कार्यों को प्रभावी रूप से बेसिकली करना, उसके लिए प्लानिंग करना, योजना बनाना और ये देखना कि किसको हमें प्रायोरिटी देनी है। ठीक है ना, तो टाइम मैनेजमेंट का ये उद्देश्य होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट इट इंक्रीज इफिशिएंसी, हमारे काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है, सही बात है। इट हेल्प्स बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ, टाइम मैनेजमेंट हमारे काम को और हमारी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करता है। ठीक है, इट इनकरेजेस प्रोक्रास्टिनेशन, क्या टाइम मैनेजमेंट ऐसा करता है कि आपको किसी काम को कल पे छोड़ने को कहता है? नहीं, तो ये रॉन्ग है। इट इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी, आपके काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता, उसको बढ़ा देती है। हाँ सही बात है, तो इसलिए 1 2 4 ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सारे बच्चे बड़े ध्यान से इसको देखते चलिए, अच्छे से समझते चलिए। तीसरा बच्चों, व्हाट इज वन वे टू इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट, हम अपने टाइम मैनेजमेंट को अगर हमें इंप्रूव करना है तो एक ऐसा तरीका क्या है बच्चों, अवॉइडिंग सेटिंग गोल्स, गलत। ठीक है, यूज सोशल मीडिया एक्सेसिवली, गलत। इग्नोर डेडलाइंस, गलत। बल्कि क्या, मेक टू डू लिस्ट्स एंड सेट गोल्स, जब हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, तो हम अपने टाइम मैनेजमेंट को और इंप्रूव कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 4, हाउ डज पुअर टाइम मैनेजमेंट इफेक्ट अ पर्सन। ठीक है, मतलब कि जो एक खराब समय प्रबंधन होता है वो किसी व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है बच्चों। तो अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं।
इसी के साथ ही साथ हमारा जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ता है। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट इट लीड्स टू इंक्रीज्ड स्ट्रेस एंड मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। ओके, चलिए अब हमारे एक एक नंबर के दो नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, हाउ डज टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस। ठीक है, समय प्रबंधन जो है वो हमारे तनाव को, हमारे स्ट्रेस को कैसे कम करता है बच्चों? तो कैसे? टाइम मैनेजमेंट प्रिवेंट्स लास्ट मिनट रश, improves organization and allows individuals to complete tasks on time, reducing stress and anxiety। यानी कि समय प्रबंधन जो होता है ना बच्चों, ये हमें ना ऑर्गेनाइज रखता है, ठीक है, और हमें अपना काम पूरा करने के लिए समय पे मदद करता है, और साथ ही बिना किसी चिंता के, ठीक है, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी एंजाइटी के हम काम को कर पाते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, व्हाट आर टू इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो दो ऐसे टेक्निक्स बतानी है बच्चों जो समय प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या क्या? एक तो अपने गोल्स को सेट कर लें, सेटिंग गोल्स एंड मेकिंग टू डू लिस्ट, और अपनी टू डू लिस्ट को अच्छा बनाएं, मतलब अपनी टू डू लिस्ट बनाएं अपने काम की। इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क एफिशिएंटली एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन। इससे क्या होता है, हम अपने टास्क को एफिशिएंटली कर पाते हैं और हम किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। हाउ डज गुड टाइम मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कैसे सक्सेस में कंट्रीब्यूट करता है? तो गुड टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव्स एफिशिएंसी, प्रिवेंट प्रोक्रास्टिनेशंस and ensures work-life balance, allowing individuals to achieve their goals in a structured and stress-free manner। ठीक है, आगे समझ में क्या समझे आप कि अच्छा समय प्रबंधन जो है वो हमारी कार्य कुशलता में सुधार लाता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या नाम है, हम ये जो करते हैं ना प्रोक्रास्टिनेशन, इससे भी हमें दूर रखता है, कार्य को जीवन और संतुलित करता है, तनाव से मुक्त करता है, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है, and the last one question is that why is it important to take breaks while managing time। जब आप अपने टाइम मैनेजमेंट करें, ठीक है, तो उस समय ना आपको अपने ब्रेक्स के भी जो है ना थोड़े से पार्ट रखने चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्यों आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए? बिकॉज ऑफ दैट टेकिंग ब्रेक्स हेल्प्स मेंटेन फोकस, रिड्यूस फैटिग एंड improves productivity by allowing the mind to relax and re-energize before continuing task। ठीक है, जब हम बच्चों किसी काम को करते हैं ना, उसमें थोड़ा ब्रेक ले लें तो इससे हमारा फोकस बनता है और हमारा जो क्या नाम है चिंता होती है, थकान होती है, वो भी कम हो जाती है, और काम को जारी करने के लिए हमें जो रिलैक्सेशन चाहिए वो मिल जाती है, और हम इजीली काम को कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पिछले 12 से 13 मिनट के अंदर आप सभी ने इसको अच्छे से पढ़ा, इसको अच्छे से समझा, और जितनी भी बातें थी मे भी आपको सब समझ में आ गए होंगे। अब हम देखेंगे बच्चों अपना दूसरा वाला। ठीक है, ये दूसरा है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड 10 मार्क्स। बच्चों पैसेज ये वाला थोड़ा सा बड़ा रहेगा आपका। ठीक है, इसमें बात की जा रही है इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा पैसेज है, देखेंगे एक पैसेज ये पैराग्राफ ये है, 2 पैराग्राफ ये हैं आपके, 2 पैराग्राफ ये हैं, है ना, तो थोड़ा सा बड़ा है। हम इसको ना सीधा क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके अंदर कहां से आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ इंडियाज जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट एज 2021। ठीक है, यानी कि 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग ये बताइए कि कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों से संबंधित था भारत का। ठीक है, अभी आप यहां पे अगर देखेंगे, ये रहा, एज ऑफ 2021 about 20% of the country's geographical area is covered by forests which provide habitats for several endangered species such as the Bengal tiger, Indian rhinos, इस तरीके से, है ना। तो कितना है बच्चों? 24%। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, विच नेशनल पार्क इज द ओनली सेंचुरी फॉर द एशियाटिक लाइन। जो एशियाटिक लाइन है बच्चों, इसके लिए कौन सा जो नेशनल पार्क है वो बनाया गया है। ठीक है, तो बच्चों एशियाटिक लाइन के लिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूं एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे, ये रहा, गिरी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली सेंचुरी फॉर द एशियाटिक लायन। कौन सी बच्चों? गिरी फॉरेस्ट नेशनल पार्क।
ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा ऑप्शन ए वाला, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, यानी कि एनबीएपी। तो एनबीएपी ये जो है इसका प्राइमरी गोल क्या बच्चों, नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान का। तो अभी आपको बताते हैं, देखो ये रहा, ठीक है। तो क्या है इसका एम जो है ना वो ये है कि टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेनेबली मैनेज टू कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना और उसको विकसित करना सस्टेनेबली, ये चीज़ है। तो क्या है बच्चों, टू प्रोटेक्ट एंड सस्टेनेबली मैनेज इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, दैट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनबीएपी। ओके, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आप इजीली बता देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थ्रेट टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, भारत की जैव विविधता के लिए बच्चों सबसे खतरनाक क्या है, सबसे खतरनाक है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन। ये सभी के सभी भारत की बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत खराब है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। इसमें पूछा गया है हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर फाउंड इन इंडिया। तो अभी अभी हमने देखा था, ठीक है, कितने हैं बच्चों हॉटस्पॉट इंडिया में, अभी आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, वेट अ मिनट, ये रहा देखो 26 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स। तो कितनी हॉटस्पॉट है बच्चों, 26। तो ये रहा, इंडिया हैज 26 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अगला, व्हाट स्पीसीज आर कॉमनली अफेक्टेड बाय इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन इंडिया। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे क्या नाम है वाइल्ड, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है ना, इससे बहुत सारी स्पीसीज को खतरा है। कौन कौन सी स्पीसीज, लाइक एलिफेंट्स की, टाइगर्स की, पेंगोलियंस की, कॉमनली अफेक्टेड बाय इलीगल वाइल्ड ट्रेड इंडिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द की इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ठीक है, तो बच्चों भारतीय सरकार ने बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए क्या क्या प्लान किए। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप यहाँ पे देखेंगे तो लिखे हुए हैं बहुत सारे। ये देखो, द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी थ्रू इनिशिएटिव लाइक द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस तरीके से ये सारी चीजें इसने की हैं। ठीक है, तो देख लेंगे कैसे लिखेंगे, द इंडियन गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान टू कंजर्व इंगेज्ड स्पीसीज, प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एनबीएपी की स्थापना इसीलिए की गई थी ताकि जो स्पीसीज हैं उनको बेसिकली कंजर्व किया जा सके, हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो एक ऐसी कृषि है जिससे कि किसी को नुकसान ना हो, जीव जंतु को, ऐसी कृषि को आगे बढ़ाया जा सके। एडिशनली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एंड स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वर्क टुवर्ड्स इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, है ना। तो ये सभी भी काम करते हैं इस तरीके से। ओके, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो कि व्हाट आर द मेन थ्रेट्स टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ आर दे बीइंग एड्रेस्ड। तो ध्यान से देखो, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी फेस्ड थ्रेट्स सच एज डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पॉल्यूशन, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। भारत की जैव विविधता को बहुत ही ज़्यादा खतरे हैं, जिसमें से एक खतरा है वनों की कटाई, आवास का खंडन, प्रदूषण, अवैध वन्यजीव व्यापार और जलवायु परिवर्तन। These issues are being addressed through wildlife sanctuaries। ठीक है, ये जो इश्यूज हैं बच्चों, ये वन्यजीव अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क्स, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, इनके माध्यम से हम इसको और भी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही जो एक बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली एग्रीकल्चर है उसको भी अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पैसेज हो गया। मैंने बच्चों इसीलिए इसे नहीं पढ़ा क्योंकि पढ़ने में 8 से 10 मिनट और लग जाते, है ना। चलिए अब शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले सेक्शन की, जो कि है सेक्शन नंबर बी, ग्रामर का। ठीक है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर का, और ये रहेगा 20 मार्क्स का। अब इसमें से पहले हमारी ग्रामर है 10 नंबर की, तो पहले 10 नंबर की ग्रामर देखेंगे। इसके बाद में 10 नंबर का हमारा जो राइटिंग स्किल का पार्ट है, पैराग्राफ राइटिंग, डायरी एंट्री, स्टोरी राइटिंग, व्हाटएवर जो भी है उन चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कंप्लीट एनी 10 of 12 ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर डायरेक्टेड।
ठीक है, यानी कि इसमें जो भी आपको 12 सेंटेंस दिए जा रहे हैं इसमें से आपको किन्हीं 10 के आंसर करने। तो बच्चों यहाँ पे ना सिर्फ आपको मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, बल्कि वो आंसर सही कैसे है आपको उसका रीजन भी बताऊंगा। बस आप मुझे ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों, यहां पे देखेंगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द ओपनिंग लाइन ऑफ अ फॉर्मल लेटर डियर सर। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, औपचारिक पत्र की जो प्रारंभिक लाइन होती है ना उसको पूरा करने के लिए आपको इस ब्लैंक को भरना है। कैसे? वी डैश टू अनाउंस द ओपनिंग ऑफ आवर न्यू ब्रांच इन दिल्ली ऑन मार्च 5, 2025। हम 5 मार्च 2025 को दिल्ली में अपनी नई शाखा खोलने की घोषणा करते हैं। ठीक है, तो हम जब यूज करते हैं बच्चों, तो वी जब आता है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों? वी आर एक्साइटेड, यानी कि ए वाला। अब आर एक्साइटेड क्यों है बच्चों? बिकॉज ऑफ दैट वी इज प्लूरल। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। सो वी कैन यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आर in the present tense and are excited is the correct expression for the present announcement। जब हम बच्चों present में announcement करते हैं तो हम excited इसको लगाएंगे। ठीक है, तो are excited is the right answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे सेकंड। इसमें भी देखिए बच्चों क्या है कि हमें ना एक सेंटेंस दिया जा रहा है स्कूल रिपोर्ट के संबंध में, तो हमें इसमें से एक एरर निकालना है और जो एक करेक्शन है वो हमें भरना है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? द टीचर्स इनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, टू थिंक क्रिटिकली एंड डेवलपिंग देयर स्किल्स। ठीक है, इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया बच्चों कि शिक्षक जो होते हैं ना, विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने, आलोचनात्मक ढंग से सोचने, अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा है तो इसमें टीचर्स, इनकरेज, स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस, थॉट्स, ये सभी एक तरीके से मान लीजिए नॉर्मली हैं सारे सेंटेंस, सारे वर्ड्स, है ना। तो फिर यहाँ पे डेवलपिंग क्यों आया है ना? जब सारी ही चीज़ें नॉर्मल हैं तो डेवलपिंग की जगह डेवलप आ जाना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे बच्चों? एरर है हमारा डेवलपिंग और करेक्शन है डेवलप। कैसे? द सेंटेंस शुड मेंटेन पैरेलल स्ट्रक्चर। कौन कौन से? इनकरेज, थिंक एंड डेवलप शुड बी इन द सेम फॉर्म, सो डेवलप शुड बी रिप्लेस डेवलपिंग, दैट्स वाई यहाँ पे डेवलप आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब इसमें है बच्चों, सलमा आस्क द क्वेश्चन टू हर फ्रेंड साहिल। ठीक है, सलमा ने अपने फ्रेंड साहिल से क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया? डिड यू एंजॉय द मूवी वी वॉच्ड लास्ट नाइट? क्या तुमने वो मूवी एंजॉय की थी जो हमने लास्ट नाइट देखी थी? सलमा साहिल से पूछती है। तो अब आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्ट सलमास क्वेश्चन करेक्टली। तो देखो बच्चों, रिपोर्ट क्यों कैसे करेंगे? रिपोर्टेड क्वेश्चन ऐसे होगा, सलमा आस्क्ड इफ साहिल हैड एंजॉयड द मूवी दे वॉच्ड द प्रीवियस नाइट। ठीक है, रिपोर्टेड क्वेश्चन में क्या हो गया? इन रिपोर्टेड स्पीच और क्वेश्चन द वर्ब डिड सिंपल पास्ट चेंज टू हैड। ठीक है, जो सिंपल वर्ब है ना हमारी क्या नाम है, डिड, ये क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी हैड। ठीक है, पास्ट परफेक्ट एट लास्ट नाइट बिकम्स द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट जो है वो हमारी प्रीवियस नाइट बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा रिपोर्टेड क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सलमा आस्क्ड इफ साहिल हैड एंजॉयड द मूवी दे वॉच्ड द प्रीवियस नाइट। इस तरीके से आप करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब इसमें है बच्चों कि फिल इन दी ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है आपके स्कूल की तरफ से। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे देखना है कि क्या भरोगे आप। क्वेश्चन क्या है? डियर स्टूडेंट्स, द एनुअल स्पोर्ट्स डे इज शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। हमारे स्कूल में अगले ही वीक में एनुअल स्पोर्ट्स डे होने वाला है। याद रखिएगा, होने वाला है। प्लीज इंश्योर दैट दिस यू ब्रिंग योर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, हम यूज करेंगे दैट। ठीक है, प्लीज इंश्योर। ठीक है, प्लीज इंश्योर, हाँ एक सेकेंड, हाँ, प्लीज इंश्योर दैट यू ब्रिंग योर स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म। बिकॉज ऑफ दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ नाउन क्लॉज। इट इज द करेक्ट चॉइस फॉर कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस। ठीक है, इंश्योर के बाद में दैट आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे इंश्योर कर रहे हैं और जब कोई चीज कंप्लीटली इंश्योर करनी होती है तो वहां पे दैट ही आता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ।
रीड डेविड्स रिप्लाई टू अ कस्टमर रिगार्डिंग एन इश्यू ही शी हैज बीन फेसिंग। ओके, एक काम करो, इसको ना दोबारा पढ़ो और ढंग से समझो, ठीक है। देखो क्या है, रीड डेविड्स रिप्लाई टू अ कस्टमर। डेविड का रिप्लाई जो है वो कस्टमर को यहाँ पे दिया गया, उसे पढ़ना है। किसके रिगार्डिंग है बच्चों, ये है रिगार्डिंग कि उसको कोई इश्यू आ रहा है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्या है, वी आर वर्किंग ऑन द रिजॉल्विंग द इश्यू एंड विल नोटिफाई यू वंस इट्स फिक्स्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या कहा गया है, हम इस समस्या को हल करने पे काम कर रहे हैं और जैसी समस्या ठीक होगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब है रिपोर्ट डेविड्स रिप्लाई व कंप्लीटिंग फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसी का रिपोर्ट रिप्लाई आया है। क्या रिपोर्ट रिप्लाई आया है, डेविड इन्फॉर्म्ड द कस्टमर दैट दे डैश वर्किंग ऑन रिजॉल्विंग इश्यू एंड वुड नोटिफाई वंस इट इज फिक्स्ड, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो दे है इसके बाद क्या आएगा, दे के बाद आ जाएगा वर, ठीक है। दे वर, एक सेकेंड, एक तो यहाँ पे ना ये पेन ढंग से चलता नहीं है, वेट अ मिनट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा दे वर, ओके। अब ये वर क्यों आएगा बच्चों, तो देखो विल बिकम्स वुड, यहाँ पे देखो जो विल है ना, ये रहा विल, ये क्या बन गया, वुड बन गया इन द रिपोर्टेड स्पीच, ये देख सकते हैं, ठीक है। एंड सिंस द रिपोर्टिंग वर्ब इज द पास्ट टेंस, एक्चुअली वर्ब आर शुड बी चेंज टू वर, ठीक है। जो वर्ब है वो आर की जगह क्या चेंज हो जाएगी, यहां पे देखेंगे वी आर, ठीक है ना। तो आर की जगह क्या हो जाएगा, दे वर, है ना, इस तरीके से। तो यहां पे आपका आंसर ऐसे होगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन 6, इसमें क्या है, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम द ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट। क्या है, द टीम हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द क्या नाम है, चैंपियनशिप एंड दे होप टू विन इट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या एरर है, क्या कनेक्शन। तो यहाँ पे बीन की जगह इज आया है, यहाँ पे बीन जो है वो एरर है बच्चों, यहाँ पे करेक्शन इज आया है। चैंपियनशिप की जगह, चैंपियनशिप एक एरर है, करेक्शन है चैंपियनशिप्स, ठीक है। और विन, ठीक है, हम जीते, जीते की जगह वॉन आ गया है, थर्ड फॉर्म इसकी। और होप की जगह यहाँ पे है ना कि होप है जीतने की, तो यहाँ पे होप्स आ गया है। तो अब इसमें से कौन सा एरर सही है कौन सा नहीं, वो हमें पहचानना है, ठीक है। तो इसमें से जो एरर सही है वो है तीसरा वाला, ठीक है। विन वाला जो एरर है बच्चों ये बिल्कुल सही है। अब ये विन वाला एरर और वॉन सही है, कैसे, देखो द सेंटेंस इन द पास्ट टेंस, जो सेंटेंस है हमारा ये पास्ट टेंस में है, हैज बीन प्रेजेंटिंग, ठीक है, इसी हैज बीन प्रिपेयरिंग, सो वी शुड बी चेंज्ड टू वॉन टू कीप दिस कंस्टेंट, ठीक है। इसीलिए सेंटेंस को बनाए रखने के लिए विन की जगह वॉन को आना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन 7, कंप्लीट द गिवन अनाउंसमेंट बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन विद द ब्लैंक। एक अनाउंसमेंट होने वाली है, क्या अनाउंसमेंट है, वी आर प्लीज्ड टू इंश्योर दैट आवर कॉलेज मिस्टर कुमार डैश अ रिसर्च ग्रांट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। यानी कि हमें यह घोषणा करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सहयोगी श्री शिव कुमार, ठीक है, श्री कुमार को विश्वविद्यालय से अनुसंधान अनुदान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें सेंटेंस में क्या आएगा, सेंटेंस के लिए है बच्चों यहाँ पे ये ऑप्शंस, और ऑप्शन में आएगा बच्चों हैज रिसीव्ड। क्यों, क्योंकि देखो वी आर प्लीज्ड टू अनाउंस दैट आवर कॉलेज मिस्टर कुमार हैव रिसीव्ड a research grant for the university. अब has received क्यों बच्चों, the present perfect tense has received is used because the action is recent and relevant to the present, ठीक है। जो एक्शन है वो अभी अभी जस्ट हुआ है और प्रेजेंट से रिलेटेड है, दैट्स वाई यहाँ पे हैज रिसीव्ड आएगा, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ पे है कि क्वेश्चन 8 में डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय द स्टेटमेंट फ्रॉम अ स्टोरी। क्या है बच्चों, in a small town, a boy named Rahul was playing in the yard when he suddenly sees a stranger approaching. तो इसमें क्या है बच्चों, जो हमारा रॉन्ग है और एरर है, तो रॉन्ग है सीज और करेक्शन है यहाँ पे सो। कैसे बच्चों, सिंस द सेंटेंस डिस्क्राइब द पास्ट इवेंट, ठीक है,
जब सेंटेंस पास्ट इवेंट को डिस्क्राइब करता है तो सीज वुड बी चेंज्ड टू सॉ टू दी मैच दी पास्ट टेंस। ठीक है, तो शीज जो है वो सॉ बन जाती है ताकि मैच कर सके पास्ट टेंस को। ठीक है, सो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या कहा गया है। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ठीक है, तो यानी कि हमें ना सेंटेंस दिए जा रहे हैं, इसे कंप्लीट करना है रिपोर्टेड के संबंध में। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे। टीचर कहता है कैन यू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट बाय दिस वीकेंड। ठीक है, तो टीचर जो है ना वो स्टूडेंट से कहता है, क्या कहता है बच्चों, क्या आप इस सप्ताह के अंत तक प्रोजेक्ट में मेरी मदद कर सकते हो। स्टूडेंट कहता है आई विल फिनिश इट बाय संडे, ही रिप्लाइड। ठीक है, मैं इसे रविवार तक कर दूंगा, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, अब देखो द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट could help with the project by the weekend, to which the student replied that he would finish it by Sunday। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है और ऐसा आएगा एग्जाम में। ठीक है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। टीचर कहता है क्या तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को वीकेंड तक खत्म करने में। स्टूडेंट कहता है हाँ जरूर करूंगा और संडे तक पूरा करवा दूंगा। अब ये हमारा है रिपोर्टेड क्वेश्चन। ठीक है, ये रिपोर्टेड क्वेश्चन जो कि आधा है। ठीक है, ये रिपोर्टेड क्वेश्चन आधा है। स्टूडेंट का रिप्लाई हमें इसमें भरना है, टीचर का रिप्लाई मिल गया है, स्टूडेंट का रिप्लाई हमें इसमें भरना है। तो क्या है, द टीचर आस्क्ड इफ द स्टूडेंट कुड हेल्प विद द प्रोजेक्ट बाय द वीकेंड, टू विच द स्टूडेंट रिप्लाइड, स्टूडेंट का रिप्लाई दिया दैट ही वुड फिनिश्ड इट बाय संडे, ये संडे तक पूरा कर देगा, फिनिश इट बाय संडे। रीजन क्या है, इन रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज टू वुड। ठीक है, यहां पे देखो क्या है कि स्टूडेंट कहता है आई विल, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होगा कि जो विल है वो चेंज हो जाएगा वुड में। इंडिकेट द फ्यूचर इन द पास्ट टेंस, दैट इज वाई यहां पे हमारा ये आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये यूज करना है, हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ यू आस्क मी। ठीक है, यानी कि अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपके होमवर्क में मदद नहीं कर सकता हूं या फिर कर सकता हूं, है ना। तो यहां पे क्या होगा, कौन सा यहां पे आएगा, विल हेल्प, कैन हेल्प, वुड हेल्प या शुड हेल्प। तो क्या जाएगा, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, आई कैन हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ यू आस्क मी। ठीक है, मैं तुम्हारी क्या नाम है मदद कर सकता हूं अगर तुम मुझसे पूछोगे तो। कैन एक्सप्रेस एबिलिटी इन द प्रेजेंट, द सेंटेंस टॉक्स अबाउट द पोटेंशियल टू हेल्प इफ द पर्सन आस्क, मेकिंग कैन द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द ऑफिस रिपोर्ट। ऑफिस रिपोर्ट के मामले में द रिपोर्ट डैश सबमिटेड यस्टरडे, थर्ड फॉर्म है एंड लास्ट ये पास्ट में है जो कि हो चुका है, तो ये क्या आएगा, वाज आ जाएगा। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड यस्टरडे, was is the past tense of is used for singular subjects. Since the report has submitted, past was is the correct verb. अब एक और क्वेश्चन है बच्चों, ये वाला है, अब आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, रीड दी क्या नाम है कन्वर्सेशन अबाउट अ रिसर्च प्रोजेक्ट बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपकी रिसर्च है। रिपोर्टेड क्वेश्चन आपका ये रहा और इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, रीजन इसका ये है। ठीक है, सो फाइनली प्यारे बच्चों यहां तक हमारा सेक्शन जो बी है, ठीक है, सेक्शन बी, इसका हमने पार्ट 1 जो था ना ग्रामेटिकल का, दिखा देता हूं, सेक्शन बी का पार्ट 1 ग्रामर का ये पूरा हो गया। अब हम लोग राइटिंग स्किल को डिस्कस करेंगे, इसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले इस पार्ट के राइटिंग की, जो कि है 10 मार्क्स का। ठीक है, राइटिंग एंड ये रहेगा 10 मार्क्स का। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। तो क्या है कि क्वेश्चन 4 में अटेम्प्ट एनीवन फ्रॉम ए एंड बी 100 to 120 वर्ड्स 5 मार्क्स। तो क्या है बच्चों, चलो पढ़ते हैं। पहला दिया गया है सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइव्स अफेक्टिंग देयर स्टडीज एंड सोशल इंटरेक्शंस। आज के टाइम पे बच्चों सोशल मीडिया जो है वो हर एक छात्र के जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जो उसकी पढ़ाई को, उसके सामाजिक संबंध को प्रभावित करता है। डिस्कस
द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलबींग। यानी कि आपको क्या डिस्कस करना है कि छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में, रिश्तों में और उनके मानसिक स्वास्थ्य पे सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में। राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, आपको इस टॉपिक पे बेस्ड बनाना है और आपको उस टॉपिक का टाइटल भी लिखना है। पैराग्राफ राइटिंग है। ठीक है, तो चलो पैराग्राफ राइटिंग करते हैं। पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक क्या है बच्चों? द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, सोशल मीडिया का बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। तो लिखेंगे सोशल मीडिया हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स टुडे। आज के टाइम पे सोशल मीडिया बच्चों के दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन, अलाउिंग स्टूडेंट टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड टीचर्स। हालांकि सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स प्रदान किए हैं जिसके माध्यम से हम अपने दोस्तों से, सहपाठियों से, शिक्षकों से, रिश्तों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग अबाउट ग्लोबल इवेंट्स। इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं और ग्लोबल इवेंट्स के बारे में पढ़ भी पाते हैं। हाउएवर सोशल मीडिया कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, ऑफ्टन लीडिंग टू प्रोक्रास्टिनेशन। ठीक है, क्या कहा गया बच्चों? सोशल मीडिया हमें विचलित भी कर सकती है। ठीक है, और हमें किसी भी काम में देरी करवा सकती है। प्रोक्रास्टिनेशन की आदत हमारे अंदर डाल सकती है, कल पे टालने की। स्टूडेंट्स में स्पेंड टू मच टाइम स्क्रॉलिंग थ्रू आउट सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर स्टडीज। आज के टाइम पे देखा जाए तो छात्र अपनी पढ़ाइयों को छोड़ छोड़ कर रील्स पे रील देखे जा रहे हैं, स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, बहुत समय बिता रहे हैं। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्रीज risk of cyberbullying and negatively affect mental health with students comparing themselves to others। जब सोशल मीडिया पे हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जैसे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उनके जो क्या नाम है पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अलग है। तो हम भी सोचते हैं ना कि हम भी ऐसे हैं, हमारे पास क्या कमी, हम क्यों ऐसा नहीं पा रहे। तो हम ना अपने आप को बहुत ही कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे से, है ना। और इसका एक नुकसान ये है कि इससे साइबर बुलिंग बढ़ सकती है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य पे। इसके अलावा टू मेक द सोशल मीडिया स्टूडेंट्स मस्ट यूज इट रिस्पॉन्सिबली। यानी कि हमें अगर सोशल मीडिया को सही से उपयोग करना है, ठीक है, तो हमें इसको सही से उपयोग करना होगा। बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं सही से उपयोग? बैलेंसिंग देयर ऑनलाइन एक्टिविटीज विद एकेडमिक एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमें जो है बैलेंस करके चलना चाहिए हमारी एक्टिविटीज को, हमारे एकेडमिक, हमारे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ठीक है, तो एक टॉपिक क्या हो गया? द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन दी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये वाला हमारा पहला हो गया। अब दूसरा वाला देखते हैं बच्चों। दूसरे वाले में है ट्रैवलिंग allows us to explore new cultures, meet new people and experience different lifestyle। ठीक है, यानी कि जब हम घूमने जाते हैं ना तो हम क्या नाम है, नई नई संस्कृतियों का हमें पता चलता है, नए लोगों से मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग जीवन का हमें अनुभव होता है। डिस्कस हाउ ट्रैवलिंग बेनिफिट पर्सनल ग्रोथ, ब्रोडेन्स योर पर्सपेक्टिव एंड हेल्प्स यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड। ठीक है, चर्चा करनी है कि जो ट्रैवलिंग है, जो यात्रा है, वो कैसे हमारे व्यक्तिगत विकास को लाभ पहुंचाती है, हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और दुनिया के बारे में हमें जानने में मदद करती है। राइट ए पैराग्राफ, आपको पैराग्राफ लिखना है और इसका टाइटल देना है। ठीक है, तो पैराग्राफ का यहाँ पे टॉपिक क्या होगा बच्चों? पैराग्राफ का टॉपिक है द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। क्या टॉपिक है बच्चों? द बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग। सजी तो बहुत ही बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ द ट्रैवलिंग कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, ट्रैवलिंग ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स बोथ पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनली। ठीक है, यात्रा करना बच्चों व्यक्तिगत और शैक्षणिक दोनों तरीके से लाभदायक होते हैं। व्हेन यू ट्रैवल यू गेन एक्सपोजर टू न्यू कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स विच ब्रोडेन्स योर पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप नई नई संस्कृतियों के बारे में जानते हैं, नई भाषा, नई रीति रिवाजों से परिचित होते हैं, जो कि आपका जो नजरिया दुनिया के बारे में उसको और बड़ा बनाता है, व्यापक बनाता है। विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस अलाउज यू टू लर्न अबाउट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स। ठीक है,
जब हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो हम इतिहास, भूगोल, अलग अलग पृष्ठभूमि की जो जीवन शैली है इसके बारे में भी जानने का मौका मिलता है। आगे पढ़ेंगे बच्चों। ट्रेवलिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू स्टेप आउटसाइड योर कंफर्ट जोन विच हेल्प्स यू डेवलप अडेप्टिबिलिटी एंड रिसाइलेंस। ठीक है, जो ट्रेवलिंग होती है ना बच्चों, यात्रा, ये हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका देती है, हमें हमें अपनी जो क्षमता है उसको विकसित करने का भी मौका देती है। ठीक है, एडिशनली इसके अलावा इट्स अ ग्रेट वे टू रिलैक्स एंड रिचार्ज स्पेशली आफ्टर स्ट्रेसफुल पीरियड लाइक एग्जाम्स। जैसे आपका एग्जाम वगैरह होता है ना, तो आप बहुत ही स्ट्रेसफुल होते हैं, और जैसे एग्जाम खत्म हो जाए ना तो आप थोड़ा सा बाहर घूमने जाए, मम्मी पापा को बोले मम्मी पापा चलो आज मम्मी पापा चिड़ियाघर लेके चलो, ठीक है, आज हमें जो है ना यहाँ लेके चलो। तो एक दो बार आप घूमने जाएंगे ना तो आपका जो स्ट्रेस है एग्जाम का वो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एग्जाम खत्म हो गए हैं तो स्ट्रेस तो खत्म हो ही जाएगा, लेकिन घूमने जाने से, यात्रा करने से, ट्रैवलिंग करने से और अच्छा लगता है। ठीक है, ट्रैवलिंग कैन बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ब्रिंगिंग न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंस दैट कैन शेप योर फ्यूचर। ठीक है, ट्रैवलिंग करने से हमें हमारी इंस्पिरेशन के नए सोर्सेस मिलते हैं और हमारे अंदर नए नए आइडियाज डेवलप होते हैं, नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। ठीक है, वेदर इट्स अ लोकल ट्रिप और इंटरनेशनल एडवेंचर, जरूरी नहीं है कि ये लोकल ट्रिप हो या फिर इंटरनेशनल एडवेंचर हो, बस आप बाहर घर से बाहर निकले हो। ठीक है, ट्रैवलिंग हेल्प्स यू ग्रोज एज एन इंडिविजुअल एंड इनरिच योर लाइफ। ठीक है, ट्रैवलिंग जो है वो हमें विकसित करने के लिए और हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाने में मदद भी करती है बच्चों। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अब पूरा हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अरे इतनी जल्दी कहाँ चला गया भाई? हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अटेम्प्ट 21 फ्रॉम ए एंड बी 100 to 120 वर्ड्स 5 मार्क्स। अब इसमें क्या है, इसमें हमें स्टोरी लिखनी है। ठीक है, कंप्लीट द स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द बिगिनिंग गिवन बिलो 100 to 120 वर्ड्स, गिव योर स्टोरी अ टाइटल ऑल्सो। ठीक है, दूसरे के लिए स्टोरी के लिए क्या बताया गया है, आई हैड नो आइडिया दैट माई फ्रेंड्स हैड प्लान्ड अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर मी। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे दोस्तों ने मेरे लिए सरप्राइज जो बर्थडे पार्टी है ये रखी है। इट वॉज अ रेगुलर डे, ये जैसे नॉर्मल डेज होते हैं वैसे चल रहा था। एंड आई वॉज एट होम व्हेन सडनली द डोर बेल रैंग, और मैं जब क्या नाम है घर पे था, अकेला था, वैसे ही एकदम से डोरबेल बजी। व्हेन आई ओपन द डोर, और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक हो गया, टू सी एवरीवन वेटिंग विद बलून्स एंड केक्स। मैंने देखा कि लोग जो थे, जितने भी थे, वो सभी वेट कर रहे हैं बलून्स के साथ में, केक्स के साथ में। अब इसी स्टोरी को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे बच्चों, तो लिखेंगे पहले टाइटल अ सरप्राइज बर्थडे पार्टी। तो शुरुआत में जो वहां पे लिखा था उतना तो लिखेंगे ही, जो वहां पे लिखा है ना उतना तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। ये हमारी स्टोरी की लाइंस ने शुरुआत की कि आई हैड नो आइडिया दैट माई फ्रेंड्स हैड प्लान्ड अ सरप्राइज बर्थडे फॉर मी, इट वाज रेगुलर डे एंड आई वाज एट होम व्हेन सडनली द डोर बेल रैंग, व्हेन आई ओपनड द डोर आई वाज शॉक्ड टू सी एवरीवन वेटिंग विद बलून्स एंड केक्स। ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दी गई है। अब आगे शुरुआत करेंगे। दे हैड डेकोरेटेड द एंटायर रूम with colorful streamers and there were presents piled up on the table। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने वो गेट खोला ना, सब गुब्बारे से और केक से मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने पूरे कमरे को रंग बिरंगे जो क्या नाम है, झंडे हो गए और कुछ पत्तियां टाइप में होती हैं या फिर गुब्बारे हो गए, बलून्स हो गए, ये लगाए। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, आई कुड नॉट बिलीव इट। My best friend had organized everything and invited all my close friend। मुझे ये इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ कि ये बर्थडे की जो पार्टी है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज की है और उसने मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स को बुलाया है। ठीक है, वी प्लेड गेम्स लाइक म्यूजिकल चेयर्स एंड कार्ड्स। हमने म्यूजिकल गेम्स, कुछ गेम्स खेले, लाइक म्यूजिकल चेयर्स हो गए, कार्ड्स हो गए, इस तरीके से। Everyone sang birthday song and I cut the cake with a big smile on my face। ठीक है, मेरे लिए गाना गाया जा रहा था बर्थडे वाला, हैप्पी बर्थडे टू यू, जो भी नाम उस तरीके से है ना, और फिर मैंने केक काटा। इट वॉज सच अ स्पेशल मोमेंट एंड आई फील सो लव्ड, द सरप्राइज पार्टी मेड बाय बर्थडे अनफॉरगेटेबल। सो अब यहाँ पे हमारी स्टोरी हो गई है पूरी।
क्या हो गया कि इट वाज सच ए स्पेशल मोमेंट, ये मेरे लिए बहुत ही विशेष मोमेंट था। एंड मुझे बहुत सारा प्यार मिला, ठीक है। सरप्राइज बर्थडे पार्टी हुई मेरी और इसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्टोरी राइटिंग का टॉपिक पूरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में हमें करनी है डायरी एंट्री। और डायरी एंट्री बच्चों ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक है, और बहुत ही इजी भी होती है। क्वेश्चन क्या है, यू आर करण और मीरा स्टडिंग इन क्लास 9th। आपका नाम करण है, मीरा है, आप 9th में पढ़ते हो। टुडे यू अटेंड अ कल्चरल इवेंट एट ए स्कूल वेयर यू परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, ठीक है। आपने अपने स्कूल में ना कल्चर इवेंट जो हुआ था उसमें भाग लिया, आपने परफॉर्म किया, ठीक है। तो आपने अपने स्कूल में ये जो कल्चर इवेंट हुआ, ठीक है, इसके ऊपर जो आपने परफॉर्म किया स्टेज पे, इसी मामले में आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में और इस कल्चर इवेंट की फीलिंग्स के बारे में। आप हिंट ले सकते हैं कल्चर इवेंट का, स्टेज परफॉर्मेंस का, एक्साइटमेंट का, फीलिंग प्राउड का, ऐसे कुछ आप जो है ना हिंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बच्चों, डायरी एंट्री लिखने के लिए हमें सबसे पहले अपना टॉपिक देना होता है। तो टॉपिक क्या है, स्टेज परफॉर्मेंस एट कल्चरल इवेंट, ठीक है। क्या टॉपिक हो गया बच्चों, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंच का मतलब मंच पे प्रदर्शन, ठीक है। अब बच्चों जब डायरी एंट्री करोगे ना आप, तो सबसे पहले आप एक डेट लिखेंगे, याद रखिए, सबसे पहले आप एक डेट लिखेंगे और फिर लिखेंगे डियर डायरी। ये दो शब्द तो आपको हर टॉपिक में लिखने, कोई सा भी टॉपिक हो। उसके बाद आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे कि टुडे वाज अ बिग डे फॉर मी। मेरे लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा दिन था। आई परफॉर्म्ड ऑन स्टेज एट आवर स्कूल्स कल्चरल इवेंट एंड इट वाज एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट। मैंने हमारे स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो मंच था वहां पे प्रस्तुति की और जो मुझे अनुभव हुआ इसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। आई वॉज नर्वस एट फर्स्ट। पहले तो मैं बहुत डर गया, बहुत ही नर्वस हो गया। बट वेन आई स्टेप्ड ऑन टू स्टेज आई फील्ड अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट एंड जॉय। पहले ना शुरुआत में डर लग रहा था मुझे स्टेज पे जाने पे, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचा मेरे अंदर आ गई एक्साइटमेंट, मेरे अंदर आ गई जॉय, और मतलब कि मुझे खुशी का एहसास हुआ, उत्साह महसूस हुआ। एंड देन द ऑडियंस वाज सो सपोर्टिव चीयरिंग एंड क्लैपिंग अलोंग, ठीक है। ऑडियंस जो थी, जो छात्र थे, वो मुझे मेरी परफॉर्मेंस को देखने के लिए, सुनने के लिए मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मेरे लिए चीयरिंग कर रहे थे, मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आई कुड हियर माई हार्ट ब्रीथिंग लाउडली बट आई कीप गोइंग। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, धक 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 धक, ऐसे मेरा दिल धड़क रहा था, ठीक है। बट आई कीप गोइंग, लेकिन मैंने फिर भी अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा। As the performance went on, I gained more confidence and I ended up enjoying every second of it. ठीक है, जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ाया वैसे वैसे मेरा आत्मविश्वास और बढ़ता चला गया और मैंने हर एक पल का आनंद लिया। द बेस्ट पार्ट वाज, इसका सबसे अच्छा पार्ट ये था कि when the performance was over and everyone applauded, ठीक है, जब मेरा प्रदर्शन खत्म हुआ तो सभी ने खड़े होकर मेरे लिए तालियां बजाई। आई फील्ड प्राउड ऑफ माई सेल्फ ओवरकमिंग माई फियर्स। और आज मुझे अपने आप पे गर्व महसूस हुआ, प्राउड महसूस हुआ कि आज मैंने अपने डर पे विजय प्राप्त कर ली है। इट वॉज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड आई कांट वेट टू परफॉर्म अगेन। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ही मेमोरेबल है, अनफॉरगेटेबल है, वंडरफुल है, और अब मुझे इंतजार है अपने एक अगले स्टेज परफॉर्मेंस का। I have learned that stepping out your comfort zone can be scary but also very rewarding. हाँ, मुझे इस बात का अब पूरी तरीके से अंदाजा हो गया था कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में डर तो लगता है, लेकिन अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो हमारे लिए रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड तैयार है। विद एक्साइटमेंट आप अपना नाम लिख देंगे, जो आयान, अंजलि, वटेवर जो भी है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, डायरी एंट्री करनी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा आज का जो सेशन है, आज की जो वीडियो है वो हो जाती है पूरी, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। ओके, चलिए, तो अब जो हमारा अगला पार्ट रह गया है, ठीक है,
अगला पार्ट इन द सेंस सेक्शन नंबर सी लिटरेचर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, ये वाला। तो ये आपकी जो दोनों किताबें हैं ना, दोनों बुक्स, इसके लिए मैं अलग से पार्ट नंबर 2 का वीडियो लेके आऊंगा बच्चों। आप सभी बच्चों उस पार्ट 2 की वीडियो को जरूर से दिखेगा। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 9th के अपने इंग्लिश के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे कर लिया है। अब क्योंकि ये हमारी सेकंड पेपर के पार्ट 1 की वीडियो थी, तो हमने अपना रीडिंग वाला सेक्शन ए पूरा कर लिया है, राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन बी पूरा कर लिया है। अब जो रह गया है बच्चों आपका, ठीक है ना, सेक्शन नंबर सी लिटरेचर का, ये आपको मैं पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी, आप लोग उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस बच्चों यही थी आज की वीडियो पार्ट 1 की। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी देख लें, तैयारी कर लें। और तो और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, चाहो तो मैसेज कर लेना, फॉलो कर लेना। बाकी कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव हो तो बताइएगा, कोई डाउट हो तो पूछना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं आपसे इसी पेपर के पार्ट 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए बच्चों अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।